आज का टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे और उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे अगर हम सर्कुलर पाथ में मूव करें, ये सर्कुलर पाथ हो गया और ये इसका सेंटर, इस सेंटर से कोई बॉडी अगर मूव करती है सर्कुलर पाथ में विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि सरकमफ्रेंस पर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना, सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग सरकमफ्रेंस पर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। जैसे घड़ी की सुई का ट्रैवल करना, जैसे अगर हम किसी पत्थर को बांध दें, जैसे फैन का मूव करना, फैन का अगर हम फैन के ऊपर कुछ फैन की कॉर्नर पर पत्ती पर कुछ बांध देते हैं, मान लीजिए कोई बैलून बांध दो या कोई एक स्टिकर बांध सकते हो, उसको बांध दो और उसके बाद फैन ऑन कर दो। फैन अपनी फुल स्पीड पर जब चल रहा होगा, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होगा, तो वो जो पार्टिकल आपने बांधा होगा, चाहे वो रिबन बांधी होगी या फिर बैलून बांधा होगा, उसका मोशन जो होगा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। जैसे अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड से साइकिल चलाते हो और साइकिल के ऊपर जो रिम होती है, रिम के कॉर्नर पर कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, रिम पर हम कोई भी पॉइंट ले लें, अगर हम कांस्टेंट स्पीड से साइकिल चला रहे हैं तो वो स्पीड क्या कहलाएगा, वो मोशन कहलाएगा, उस रिम के उस पॉइंट का मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है किसी पार्टिकल का सर्कुलेशन यानी सर्कुलर पाथ में मूव करना विद कांस्टेंट स्पीड। ध्यान ये रखना है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन बात ये आती है कि मान लीजिए स्पीड तो कांस्टेंट है, स्पीड तो कांस्टेंट है, बट हर एक पॉइंट पर हर एक समय इसकी डायरेक्शन बदलती चली जाती है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर वेलोसिटी v, स्पीड कितनी है, v है, यहाँ पर स्पीड v है। कुछ समय बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा और इसकी डायरेक्शन चेंज होकर के ये इसकी डायरेक्शन हो गई और इसकी वेलोसिटी, अभी भी स्पीड कितनी है, v स्पीड है, स्पीड सेम है बट डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज होती है। देखो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्शन ये हो जाएगी, स्पीड ये है, यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी, स्पीड v है। स्पीड तो हर जगह बराबर है लेकिन डायरेक्शन हर जगह बदल रही है। और हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है। इसका मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी स्पीड तो फिक्स होती है लेकिन उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है, उसकी वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। अगर हम देख रहे हैं इस मोशन में हमने ये देखा कि इस बॉडी की स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी हर समय बदल रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, हर समय बदल रही है। और अगर हम ये जानते हैं if velocity changes with time then there is a existence of an acceleration। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होता होगा, उसमें एक्सेलरेशन जरूर होगा। एक्सेलरेशन कहाँ होगा, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बट इतना जानिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। नॉर्मली हम ये जानते हैं कि अगर स्पीड नहीं चेंज हो रही है, मतलब अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था। अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, सीधी लाइन में चल रही है, लीनियर मोशन है, तो लीनियर मोशन करता हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म मोशन में अगर ट्रेवल कर रहा है, कैसा यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है लीनियर वाइज, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, जीरो होती है। क्यों एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि वहां पर वेलोसिटी में चेंज नहीं होता। बट यहाँ पर स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी में कंटीन्यूअस चेंज हो रहा है।
और कंटिन्यूअस चेंज होगा वेलोसिटी में, तो हम जानते हैं चेंज इन वेलोसिटी अगर है टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पर क्या वर्क करता है, एक्सेलरेशन वर्क करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा मोशन होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इतना समझ में आ गया सबको? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस करी। अब हमें ये पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ लिया हमने, एक्सेलरेटेड मोशन होता है ये पढ़ लिया। अब इसके कुछ टर्म्स हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, उन टर्म्स को हमें जानना पड़ेगा। उन टर्म्स को जान लेंगे, सीख लेंगे तो फिर आगे हमारे लिए बड़े आसानी से हम बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं अगर हम इन टर्म्स को आसानी से आज पढ़ लेते हैं तो चलिए कुछ टर्म्स यूज करते हैं, टर्म्स या डेफिनेशंस रिगार्डिंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस हैं। क्या क्या डेफिनेशंस है वो? पहली डेफिनेशन है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहली हेडिंग, पहला पॉइंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जब हम लीनियर पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। जब हम पिछले स्ट्रेट लाइन मोशन जब हम लोगों ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मोशन पढ़ा था, उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पीड पढ़ी, फिर उसके बाद वेलोसिटी पढ़ी, फिर एक्सेलरेशन पढ़ा। तो ये सब टर्म्स जब हम सीखे थे लीनियर मोशन में, तो जब सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इन सारे टर्म्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं? ये सारे टर्म्स हम दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, बट इस बार दूसरा नाम होगा, इस बार नाम होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा? क्योंकि अगर एक बॉडी है वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है, मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन में बॉडी मूव कर रही है, किसी टाइम पर वो बॉडी यहाँ पर है, पॉइंट P पर है, किसी टाइम पर वो बॉडी पॉइंट P पर है, कुछ समय बाद वो बॉडी पॉइंट P से घूम करके कहाँ पहुंच जाएगी, पॉइंट Q पर पहुंचेगी। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर बॉडी पॉइंट P से पॉइंट Q तक पहुंची है तो क्या चेंज हुआ है, इसका एंगल चेंज हो गया है। कितना एंगल चेंज हो गया? थीटा एंगल चेंज हो गया। पहले अगर मान लीजिए एक इनिशियल लाइन हमें माननी पड़ेगी, एक इनिशियल लाइन मान लीजिए, कोई भी इनिशियल लाइन मान लीजिए, ये हमारी एक्सिस है, इनिशियल एक्सिस है, ये हमारी इनिशियल एक्सिस है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल पहले इसका थीटा 1 था, अब यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा 2 हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा 1, थीटा 2 माइनस थीटा 1, यानी थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। यही तो एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसे ही तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। बोलिए, इसी को कहेंगे ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने के लिए जितना एंगल वो रोटेट करेगी, जितने डिग्री एंगल वो मोशन करेगा, उसे क्या करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा 2 माइनस थीटा 1 हो गया। पूरा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक थीटा 2 था और यहाँ से यहाँ तक थीटा 1 था। तो इतना डिस्टेंस हमें निकालना था, हमने कितना फाइंड किया? थीटा 2 माइनस थीटा 1 फाइंड कर लिया। व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या होती है? उसकी इसकी यूनिट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है बेटा रेडियन। इसको हम थीटा में मेजर, एंगल जो मेजर करेंगे वो डिग्री में मेजरमेंट नहीं करेंगे, उसका मेजरमेंट किस में करेंगे? रेडियन में करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई? रेडियन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इतने में? पूछ सकता है अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए अगली हेडिंग पर आते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा भैया? एंगुलर वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ना पड़ेगा? एंगुलर वेलोसिटी पढ़नी पड़ेगी। जिस तरह से हम लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पढ़ लिया, तो अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, लीनियर वेलोसिटी की बात करें, जब लीनियर मोशन हो रहा था उस कंडीशन पर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? बताइए भाई, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? Rate of change of displacement with respect to time is called angular velocity, sorry linear velocity, वो linear velocity थी। तो उसी तरीके से the rate of change of angular displacement is called angular velocity. The rate of change of angular displacement is called angular velocity, मतलब डेल्टा थीटा अपॉन t,
delta theta upon t is called angular displacement. So the rate of change of angular displacement is called angular velocity and it is denoted by omega. इसको क्या कहेंगे बेटा? इसको कहते हैं ओमेगा. It is denoted by omega. Omega is equal to delta theta upon t. आप इसको डेल्टा t भी लिख सकते हो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t. ठीक है, ये होता है हमारा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला. ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी. अगर इसकी यूनिट की बात करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो सकती है? आप बता सकते हैं, बहुत आसान होगी, रेडियन पर सेकंड. गुड, रेडियन पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. समझ में आया एंगुलर वेलोसिटी क्या है? अब इसके बाद आपको टाइम पीरियड के बारे में और फ्रीक्वेंसी के बारे में मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. व्हाट इज टाइम पीरियड? आपको टाइम पीरियड पता है. टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं. एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. एक सेकंड में जितने रेवोल्यूशंस होंगे इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से लिख सकते हैं और टाइम पीरियड को कैपिटल T से लिखा जा सकता है. क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. सब कुछ समझ में आ गया है? चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा टी, यानी कैपिटल टी का मतलब टाइम ऑफ रेवोल्यूशन या टाइम पीरियड जिसे कहेंगे, और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन होता होगा. पहले वो रिलेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या टॉपिक हमें पढ़ना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम रिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशन बिटवीन ओमेगा टी एंड एफ, मतलब फ्रीक्वेंसी. तो अगली हेडिंग होगी हमारी रिलेशन बिटवीन ओमेगा टी एंड एफ. सही है? तो चलिए हम ये जानते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज डिनोटेड एज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. और अगर कोई ऑब्जेक्ट, हमें बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक ऑब्जेक्ट वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक रेवोल्यूशन में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन रेवोल्यूशन, लिखो या रोटेशन लिखो. एक रोटेशन अलग हो जाएगा, रिवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो सर 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा. रेडियन की बात कर रहे हैं तो 2 पाई इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में टाइम कितना लगा? कैपिटल T टाइम लगा. एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है? T टाइम लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं. तो T ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन T, ये फार्मूला मिल गया. और ये हम जानते हैं कि T इज इक्वल टू 1 अपॉन F होता है. अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 पाई अपॉन 1 अपॉन F मिल जाएगा. इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई F मिल जाएगा. तो हम ये रिलेशन मिल गया किसके बीच में? ओमेगा T के बीच में, ओमेगा और F के बीच में रिलेशन मिल गया. कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया इतना? ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है बेटा कि अभी आगे चल करके आप कुछ डेरिवेशंस पढ़ोगे जिसमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है. न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल्स में इसको आपकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको आप जानते रहो, ये जरूरी है. समझ में आया? रफ करें, बोलिए भाई. What is the relation between linear velocity
एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है? चलिए देखिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। बहुत आसानी से आप कहोगे, थोड़ा आसान था ये तो ये था लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी कर रही है, मान लीजिए यहां से यहां तक कोई बॉडी मूव करती है, तो दो मोशन होंगे ना इसमें, एक तो एंगुलर मोशन हो रहा है और एक लीनियर मोशन हो रहा है। कैसे? एक तो एंगल चेंज हो गया, देखिए यहां से यहां तक आए तो एंगल चेंज हुआ, साथ ही साथ ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गई है, तो अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखें तो इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कॉर्ड PQ इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कॉर्ड PQ क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम देखें तो कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा भाई, यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम तो लगा होगा, तो लीनियर वेलोसिटी भी तो होगी। जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर वेलोसिटी होगी। जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, उसी तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर वेलोसिटी होगी। बिल्कुल बात सही है। अब हम एक चीज जानते हैं, अगर ये S हो, इसे हम S कह रहे हैं विच इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक क्या लीनियर डिस्प्लेसमेंट S हो, तो फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R। ये आप पढ़ चुके हो, थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R, ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R करके, वहां पर L था, यहां पर हमने S लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट को। थीटा इज इक्वल टू S अपॉन R, ठीक है, समझ में आ गया। इसको t के रिस्पेक्ट में चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा d by dt of theta is equals to d by dt of s upon r। तो टाइम के साथ थीटा चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं d theta upon dt। टाइम के साथ क्या रेडियस चेंज होगी? टाइम के साथ रेडियस चेंज होगी जी सर, रेडियस चेंज नहीं होगी, इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और डिफरेंशिएट किसका कर देंगे हम? s का कर देंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो d थीटा बाय dt यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन r, और ds अपॉन dt the rate of change of linear displacement with respect to time is called linear velocity denoted by small v। तो यहां से हमने देखा v is equals to मिल गया r omega, it is the relation between linear velocity and angular velocity। linear velocity और angular velocity में ये रिलेशन होता है। किसी को कोई समस्या? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन की। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी पढ़ लिए, फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, क्योंकि अगर लीनियर एक्सीलरेशन होता है तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता होगा। तो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा बेटा? जैसे एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन। उसी तरीके से अगर हम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें the rate of change of angular velocity is called angular acceleration। बिल्कुल सही बात है कि नहीं, ये बताओ, होगा ना डेफिनेशन? the rate of change of angular velocity is called angular acceleration। तो भाई अगर हम rate of change of angular acceleration की बात करते हैं तो angular acceleration को अल्फा से डिनोट किया जाता है, angular acceleration को अल्फा से डिनोट किया जाता है। अल्फा इज इक्वल्स टू d ओमेगा अपॉन dt, d ओमेगा अपॉन dt।
यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। समस्या, प्रॉब्लम, तकलीफ किसी को हो तो बताइए। अब इसका फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर हम लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, इन सब के बीच में अगर रिलेशन फाइंड करना चाहें तो रिलेशन बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे। रिलेशन बिटवीन, अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड होगा बेटा? तो एज वी नो दैट हम ये जानते हैं कि v is equals to r ओमेगा होता है, v is equals to r ओमेगा होता है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो d by dt of v हो गया और d by dt of r ओमेगा हो गया। यहाँ से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा dv upon dt is equals to r d ओमेगा upon dt। और dv upon dt क्या होता है बच्चों? v क्या है? लीनियर वेलोसिटी है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर एक्सेलरेशन, यानी जिसको a से डिनोट करते आ रहे थे, a is equals to r और ये हो जाएगा अल्फा। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला a is equals to r अल्फा। बेटा ये फॉर्मूला होगा, रिलेशन होगा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इतनी बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। देखो अब ये एंगुलर एक्सेलरेशन खत्म हो गया, इतनी सारी टर्म्स हमको पढ़ने थे। ये सारे टर्म्स हमने पढ़े हैं, ये टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन थे, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर वेलोसिटी था, रिलेशन हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये टर्म्स थे व्हिच इज यूज्ड इन एंगुलर सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सारे टर्म्स यूज्ड होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक जिसे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो देखिए क्या होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा था लीनियर एक्सेलरेशन, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया एंगुलर एक्सेलरेशन, और हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन के अंदर कौन सा एक्सेलरेशन? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? तो जैसा कि हमने ये जाना कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है तो सर्कुलर मोशन में मूव करते हुए उसकी स्पीड तो सेम होती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हमेशा बदलती रहती है। अब डायरेक्शन क्यों बदलती है, किसकी वजह से बदलती है? डायरेक्शन यानी वेलोसिटी में चेंज। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज तो हो नहीं रहा है, किसमें चेंज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है हर समय। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के चेंज होने का कोई ना कोई रीजन होगा। लीनियर मोशन में भी ऐसा होता है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है, कंटीन्यूअस मोशन कर रही है, लेकिन अगर अचानक से उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है तो चेंज आने का एक रीजन होता है, वो होता है एक्सेलरेशन, या फिर हो सकता है डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भी माइनस डायरेक्शन में किया जाए तो वो डी एक्सेलरेशन कहलाता है। तो कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन ही वो कारण होता है जिसकी वजह से वेलोसिटी में चेंज आता है। अब वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आने का क्या कारण है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा। इससे हमें ये मिलेगा कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है। वेलोसिटी चेंज हो रही है किसकी वजह से? तो मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है, इस पॉइंट पर है, यहाँ पर है, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ है? ये टेंजेंशियली इसकी डायरेक्शन हम दे सकते हैं, टेंजेंशियली इसकी डायरेक्शन हम दे सकते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट फ्री होता, मूव करने के लिए फ्री होता, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए फ्री होता, भागना चाहता है ये बाहर की तरफ, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होने का मतलब है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर छोड़ देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मतलब अगर कुछ समय बाद हम देखें तो कुछ समय बाद इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए थी? इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ समय बाद यहाँ होनी चाहिए थी, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ समय बाद यहाँ होनी चाहिए थी, बट इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ है नहीं बेटा,
इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, यहाँ पर है, इसके जस्ट सामने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की नई पोजीशन है कुछ समय t टाइम बाद। फिर यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने देखी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें ये दिखाई दी, यानी फिर से वही बात है कि कुछ समय बाद इस ऑब्जेक्ट को इसी डायरेक्शन में यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर है नहीं, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इसके जस्ट रेडियली यहाँ पर है। इसी तरह से अगर हम देखते चले जाएं तो हर बार हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को होना कहीं और चाहिए था, बट वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पहले है, यानी होना चाहिए था यहाँ पर और है यहाँ पर। किसकी वजह से है, कोई ना कोई तो ऐसा ऑब्जेक्ट बैठा होगा जो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, जो अपनी तरफ खींच रहा होगा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम्हें यहाँ पर रहना है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, तुम्हें यहाँ रहना है, यानी सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को रोका गया होगा कि तुम ऐसा करो यहीं पर रहो, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और अगर फोर्स लगता है तो हम ये जानते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगता है, उस एक्सेलरेशन को बेटा क्या कहा जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के जो सर्कुलर मोशन होता है उसके सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन वर्क करता है, वो एक्सेलरेशन ही इसको सर्कुलर मोशन में बनाए रखता है। अगर ये एक्सेलरेशन हट जाएगा यानी फोर्स हट जाएगा तो सर्कुलर मोशन नहीं रह पाएगा, फिर वो लीनियर मोशन हो जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए इस एक्सेलरेशन की जरूरत होती है जो सेंटर की तरफ वर्क करता है। तो आप ये कह सकते हो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एन एक्सेलरेशन which is the responsible for uniform circular motion and acts towards the center of circular motion, और एक्ट करता है, वर्क करता है सेंटर की तरफ। ऐसा लगता है कि ये सेंटर की तरफ कोई इसको खींच रहा है, इस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ऐसे एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। समझ में आया है कि नहीं आया है? क्योंकि मैंने एक झटके में बहुत जल्दी से पढ़ा दिया है, तो मे भी समझ में आया होगा। पढ़ाने का जो मैंने कोशिश किया है समझाने की, आपको शायद समझ में आई होगी। नहीं? ठीक। वेलोसिटी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। लेकिन डायरेक्शन चेंज करने का कारण कौन है? डायरेक्शन चेंज करने का कारण ये एक्सेलरेशन है, ये फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है। एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, एग्जांपल आप जानते भी हो, देखे भी हो, किए भी हो, बट उसको शायद महसूस नहीं किए। आज से महसूस करिएगा, आपने देखा है, किया है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने देखा है, महसूस किया है आपने। कैसे सर, हमने तो महसूस किया ही नहीं, आपका कहना होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक आपके पास रस्सी है, एक धागा है, उस धागे से आपने एक पत्थर को बांध रखा हुआ है और एक कॉर्नर पकड़ करके धागे का जो कॉर्नर फ्री हो, जिसमें पत्थर नहीं बंधा होगा, उसको आप पकड़ के घुमाइए। उसको आप पकड़ के घुमा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसकी तरफ एक फोर्स लगा रहे हो, उसको अपने धागे को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर धागे को खींचना बंद कर दीजिए तो सर्कुलर मोशन ही बंद हो जाएगा। आप घुमा करके उसको क्या करते हो, अपने सेंटर की तरफ, ये सेंटर ही तो है, आप सेंटर की तरफ उस धागे को हल्का हल्का खींचते रहते हैं ताकि वो डायरेक्शन चेंज होती रहे। डायरेक्शन चेंज होती रहेगी तो सर्कुलर मोशन करता रहेगा। और अगर बाई चांस आप छोड़ दीजिए उसको, उस धागे को आप छोड़ दीजिए, तो जो मोशन होगा, उस पार्टिकल का जो मोशन होगा, आप ध्यान दीजिएगा कि पार्टिकल का मोशन इस सर्कुलर मोशन में इस ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा था और आपने छोड़ दिया तो ऐसे ऑब्जेक्ट जाएगा। कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता हुआ घूमता नहीं रहेगा, वो ऑब्जेक्ट सीधे एक लाइन में चला जाएगा। यानी इससे प्रूव होता है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में थी, लेकिन हम इसको पकड़ के रखे थे, जिसकी वजह से इस डायरेक्शन में जा नहीं पा रहा था और ये मुड़ जाता था, हर बार मुड़ जा रहा था और इसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो जा रही थी। यानी अंदर की तरफ एक फोर्स लगा करके हम उसको सर्कुलर मोशन में बनाए रखते हैं। जो अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, इसका भी कारण यही है। अर्थ भी बाहर की तरफ भागना चाहती है, अर्थ भी इस ग्रेविटेशनल फील्ड के, जो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है, इससे बाहर जाना चाहती है। लेकिन अर्थ, जो सन का ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये अर्थ को बांध करके रखा हुआ है और अपने सेंटर की तरफ खींचता जा रहा है। हालांकि वो सेंटर की तरफ गिरेगी नहीं। क्यों नहीं गिरेगी? क्योंकि अर्थ बाहर जाना चाहती है
और सन उसको खींच रहा है। जिस तरह मैंने बताया कि पत्थर जो है वो रोटेट करता रहता है, हम अंदर की तरफ खींचते हैं फिर भी पत्थर हमारे सर्कल की तरफ आ नहीं जाता। क्या पत्थर हमारे हाथ पे गिर जाता है? नहीं, पत्थर बाहर भागना चाहता है लेकिन हम उसको बाहर भागने नहीं देते और उससे रस्सी से उसको बांधे रखते हैं। इस तरीके से सर्कुलर मोशन होता है। मे भी समझ में आया होगा व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल मोशन, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इजी वे में समझाया गया है, देखो शायद समझ में आ जाए आप लोगों को। आ गया? बहुत बढ़िया। अगर आ गया तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं।